तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। ठीक है, देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। यदि एक वेव है ये वाली और एक दूसरी वेव है ये वाली, ये y1 है a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे, और ये y2 है, चलो इसके नाम ही लिखते हैं y1 और y2। तो जब ये मीडियम में चलती हैं तो जो एक नेट रिजल्टेंट वेव बनेगी, इनसे नेट रिजल्टेंट वेव बनेगी, तो जो वेव होगी वो y1 प्लस y2 के द्वारा दी जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। लिख लो, when two waves propagate in medium, resultant wave is the resultant displacement of the wave. Resultant displacement of the wave is the vector sum of individual waves. That is, y resultant is equal to y1 plus y2 plus y3 and so on. यही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। ऐसे हो गया सर। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हाँ भाई, लिख लिया क्या? हेलो, लिख लिया बेटा? यस सर। हाँ, अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इसमें एक ये पॉइंट लिख लो, दिस प्रिंसिपल is valid for all types of waves. मैकेनिकल वेव के लिए भी वैलिड है, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए वैलिड है ना। दूसरा, लिख लिया हो तो बता देना भाई। लिख लिया सर। एक शब्द और आएगा इसमें, यहां पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स
डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली y1 y2 क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और रिजल्टेंट यहां वाई आर लिखना, रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, सम ऑफ इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स, ये शब्द लिख लेना। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारी फिनोमिना में होता है। तो पहली फिनोमिना हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, अच्छा ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था ना, इंटरफेरेंस किसमें, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया था ना, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस। यस सर। व्हाट इज इंटरफेरेंस, लिखाऊंगा मैं, पूरा लिखाऊंगा, यहां भी वहां भी लिखाऊंगा, लेकिन आपको याद दिला देता हूं। व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हेन टू और मोर वेव्स, है ना, ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब दो या दो से अधिक वेव, टू और मोर वेव प्रोपोगेट इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, जब वो चलती हैं सेम डायरेक्शन में, तो किन्हीं पॉइंट पर उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और किन्हीं पॉइंट पर उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, और जहां पर इंटेंसिटी कम होती है वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होती है ना, वही वही चीज है जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी थी, वो सेम ही यहीं पे पढ़ेंगे। क्लियर है क्या बात, तो मैं लिख देता हूं, लिख लो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन। when two coherent waves of same frequency, एक तो कोहेरेंट होना चाहिए, कोहेरेंट का मतलब क्या है, टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, वो कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। कोई और तो नहीं आया, हाँ ठीक है ठीक है। When two coherent waves of same frequency, है ना, of same frequency propagates in same direction, then the resultant intensity becomes maximum at some points, and minimum at some points, This phenomena is called interference. यही फिनोमिना क्या कहलाती है, इंटरफेरेंस कहलाती है।
हो गया सर। यही फिनोमेना क्या कहलाती है? इंटरफेरेंस कहलाती है। अच्छा, कोहेरेंट वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कोहेरेंट वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें फेज डिफरेंस, है ना, पॉइंट बना के लिख रहा हूं इसमें। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? जिनमें फेज डिफरेंस, जिनमें फेज टाइम के साथ चेंज ना हो, यानी कांस्टेंट बना रहे, तो कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। कोहेरेंट सोर्स का होना जरूरी है और सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करें, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? इंटरफेरेंस कहलाते हैं। मान लेते हैं, जैसे मान लिया एक वेव है ऐसे, और इसकी इक्वेशन A1 साइन ओमेगा टी दे रखी है, मान लेते हैं, और दूसरी वेव है और इसकी इक्वेशन A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 दे रखी है। बोर्ड पे देखो, पहली वेव की फेज φ1 इज इक्वल टू कितना है? ओमेगा टी। दूसरी वेव की फेज φ2 कितना है? ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई लिख लेता हूं बेटा मैं इसे, डेल्टा फाई। बोलो, तो फेज डिफरेंस दोनों में कितना है? फेज डिफरेंस φ2 माइनस φ1 कितना आया बेटा? ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई माइनस ओमेगा टी से कट गया, तो फेज डिफरेंस आया डेल्टा फाई। दोनों में फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। ये है φ1 पहली फेज, यह है φ2 दूसरी फेज। यानी कैसे कैसे आवाज निकालते हैं भी। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब ये दोनों वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगी तो इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 के बराबर होगा। y1 a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हो जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो जैसे हमने उसमें किया था वेव ऑप्टिक्स में, तो ऐसे ही इसमें भी करना है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, वाई आर जो होगा कर देता हूं साइन ओमेगा टी प्लस, क्या करेंगे बेटा इसे A2 साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। क्लियर है? तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, कॉस डेल्टा फाई आएगा बेटा यहां, कॉस डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई साइन डेल्टा फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा फाई, ये आ गया। इसमें से A1 प्लस A2 कॉस डेल्टा फाई कॉमन लेकर के यहां पे तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा, और यहां पे A2 साइन डेल्टा फाई लेकर के कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो हम क्या मान लेंगे? AR कॉस अल्फा मान लेंगे, इसे AR साइन अल्फा मान लेंगे। क्लियर है बात? तो AR साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस AR कॉस ओमेगा टी
साइन अल्फा। नहीं आई बात समझ में? तो देखो ए आर कॉमन लेके साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा, ऐसे। तो ए आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये रहा वाई आर एक्स कॉमा टी, सॉरी वाई आर रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ए आर साइन अल्फा, अंकित बैठा हुआ है ना भाई? यस सर। ए आर साइन अल्फा को ये मान लेंगे और ए आर कॉस अल्फा को ये मान लेंगे, ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा फाइव, ये आ गया। तो यहां देखो, इसे वन और टू मान के वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कर देंगे, ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए आर कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना? ये ए टू साइन डेल्टा फाइव का स्क्वायर प्लस ए वन प्लस ए टू कॉस डेल्टा फाइव का स्क्वायर, कितना होगा? ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा फाइव, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर कॉस डेल्टा फाइव का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव। बोलो, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर साइन डेल स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर डेल फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव, ये आ जाएगा कितना? ए आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये ए आर स्क्वायर ही होगा ना, ये ए आर स्क्वायर। इधर तो कितना आएगा? ये ए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो, तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव। क्लियर है बात? सही है भाई? बोर्ड पे देखो, ए आर इज इक्वल टू रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव। ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस डेल्टा फाइव। हाँ भाई, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, ये पहले ही बता रखा है आप लोगों को। यस सर। तो यहां पे देखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का स्क्वायर ये आएगा ना, आई। देखो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाइव, ये हो गया। बोलो, ये मैंने बता भी रखा है आपको कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कॉस डेल्टा फाइव कितना होना चाहिए? 1। बोलो,
Yes, sir. तो cos डेल्टा फाई 1 कहां पे होगा? cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई ऐसे होगा ना, यानी डेल्टा फाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पर इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? ये तो क्या फेज डिफरेंस I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले पढ़ चुके हैं बेटा, इसमें भी है, वेव है ना, वेव ऑप्टिक्स में भी वेव थी, लाइट वेव भी वेव होती है, और ये मैकेनिकल वेव, साउंड वेव भी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी वेव होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस साउंड वेव के लिए और मैकेनिकल वेव दोनों के लिए वैलिड होती है। क्लियर है क्या बात? तो जैसे ये रहा आई मैक्सिमम आ गया इसमें, हाँ भाई, मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन कॉपी कर लो, बता देना जब कॉपी हो जाए। Okay, sir. Done, sir. देखो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई। तो इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बता सकते हो? कैसे निकालोगे? रफ में लिख लेना इधर, डेल्टा फाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई 0, बताओ, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई लैम्डा अपॉन 2 पाई। क्लियर है? जब डेल्टा फाई 0 होगा तो डेल्टा एक्स 0, जब डेल्टा फाई 2 पाई होगा तो डेल्टा एक्स कितना होगा? लैम्डा। डेल्टा फाई 4 पाई होगा तो ये कितना होगा? 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस, ये तो हो गया फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, किसके लिए? मैक्सिमम के लिए। और इसे ही क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Okay, sir. दूसरा भाई, ये तो आई मैक्सिमम के लिए था, 4 आई मिनिमम के लिए बता सकते हो क्या आप? आई मिनिमम के लिए कॉस डेल्टा फाई कितना होना चाहिए? -1। तो डेल्टा फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, पर ये -1 होता है नहीं। तो जब ये -1 हो जाएगा तो बेटा मिनिमम इंटेंसिटी बता सकते हो कितनी आएगी? रूट ये आएगी ना, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 इंटू I2। क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, ये हो गया आई मिनिमम। बोलो इसके लिए डेल्टा एक्स कितना होगा? यहीं से निकालेंगे। देखो डेल्टा एक्स यदि पाई है, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस पाई है, तो बेटा पाथ डिफरेंस कितना आएगा बताना सागर? Still lambda by 2. वेरी गुड। अंकित बताएगा, जब डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस 3 पाई होगा तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? Sir, 3 lambda upon 2 pi. 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई, तो पाई कट जाएगा ना, Yes. है ना, ये डेल्टा फाई। तो इस तरीके से 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, ये है मतलब, ये हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी, ये हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। पाथ डिफरेंस ये होता है, रिवाइज करा दिया। फेज डिफरेंस ये होता है, रिवाइज करा दिया। किसके लिए? मिनिमम के लिए। और इसे क्या बोलते हैं?
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ भाई, बात समझ में आती है क्या? हो गया सर। क्लियर है बात? तो देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वही चीज है जो आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब मैं लिख देता हूं, आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशो कितना होगा? रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये होगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। क्लियर है? दूसरा, ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम यानी एम्पलीट्यूड का रेशो कितना होगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a मैक्स अपॉन a मिनिमम का। हो गया सर। ये हो जाएगा। अच्छा देखो, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, सस्टेन इंटरफेरेंस, सस्टेन इंटरफेरेंस है ना, सस्टेन इंटरफेरेंस, या इस किताब में जो लिख रखी है परफेक्ट इंटरफेरेंस, जो इसमें शब्द यूज कर रखा है परफेक्ट इंटरफेरेंस के लिए I1 और I2 क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये एम्पलीट्यूड और A2 बराबर होने चाहिए। ध्यान से देखो, तो जो I मैक्स होगा वो कितना हो जाएगा? रूट आई प्लस रूट आई का होल स्क्वायर, टू रूट आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4i। तो आई मिनिमम का कितना होगा? रूट आई माइनस रूट आई का स्क्वायर बराबर 0। ये होगा सस्टेन इंटरफेरेंस और मिनिमम मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस। सही है? एक एग्जांपल करते हैं इस पे। इफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशो 16:1 है, देन फाइंड I1 अपॉन I2। ये फाइंड करना है अपने को। एक मिनट,
एम एक्स का स्क्वायर हाँ भाई, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एम एक्स प्लस एम इन जो होगा वो a1 प्लस a2 और a1 माइनस a2 होता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है? a1 प्लस a2। वो तो डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है। जैसे बेटा यहाँ पे एम एक्स जो होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो a1 प्लस a2 होता है, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? a1 माइनस a2, ऐसे करके। हाँ भाई, कितना आएगा आंसर? पहले ये सही करो, एम एक्स और ए मिनिमम। यहां पे बताओ, आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशो दे रखा है और I1 अपॉन I2 पूछ रहा। बताना क्या लिखूंगा? आई मैक्स रूट I1 रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर, कितना? 16 अपॉन 1 रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइडेड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 इक्वल टू 4 अपॉन 1। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे रूट I1 रूट I2 4I2, बोलो तो आ जाएगा 5 रूट I2 इक्वल टू 3 रूट I1। तो ये आ जाएगा रूट I1 अपॉन रूट I2 इक्वल टू 5 अपॉन 3, I1 अपॉन I2 इक्वल टू 25/9। दिस इज द आंसर। ऐसे करेंगे बेटा, ये सही कर लेना, आई मैक्स अपॉन आई मिन। डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न देखो, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ऐसी इसमें इंटरफेरेंस की डिग्री जो होगी वो आई मैक्स प्लस आई मिन अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिन, आई मैक्स प्लस आई मिन इंटू 100। ये फॉर्मूला है, नया ही फॉर्मूला है ये तो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं, कैसे? in interference pattern, if degree of interference pattern is 40%, find the ratio of intensities and amplitude, intensity and amplitude of interfering waveform
वेवफॉर्म, इंटरफेरिंग वेवफॉर्म। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही सर। अच्छा, आएगी नहीं यहाँ पे, समझ गया मैं। क्लियर है सर? हाँ क्लियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कितनी क्लियर है सागर? सर सही दिख रही है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, अंकित की आवाज भी नहीं आ रही। सर थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा था, ठीक लगे सब सही इसमें। हाँ ठीक है, मैं कल से। सही है सर, और सही है। हाँ, साउंड बंद कर लो अपनी, साउंड बंद कर लो। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो है घर पे नेट थोड़ा सही नहीं लग, मतलब दूर लगा हुआ है, उसे चेंज कराना पड़ेगा, जब ये जो है थोड़ा सही रहेगा, नहीं क्लास लेने में दिक्कत तो होती है। सही करा लूंगा अभी, है ना। इन इंटरफेरेंस इफ डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इज 40%, फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। I1 अपॉन I2 का रेशियो निकालना है, तो करो, कैसे देखेंगे, देखो। है ना, देखो ये दे रखे डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे, Imax माइनस I मिनिमम अपॉन Imax प्लस I मिनिमम, कितना, इंटू 100 इज इक्वल टू, इधर रखिए ना डिग्री ऑफ फ्रीडम 40, तो इससे Imax और Imin का रेशियो निकाल लो, निकालो Imax और Imin, देखो एक कट गया तो इधर तो 0.4 आ जाएगा, और ये Imax Imin अपॉन Imax प्लस Imin इज इक्वल टू 0.4, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, तो Imax Imin 0.4 Imax 0.4 Imin, ये हो गया, ये इधर जाएगा 0.6 Imax 1.4 Imin, नहीं तो Imax अपॉन Imin इज इक्वल टू 1.4 0.6, 7 अपॉन 3 आ जाएगा, ये कट जाएगा ना ये, तो Imax और Imin का रेशो 7 अपॉन 3 आ गया, क्या आ गया Imax, लेकिन हमें तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रेशो निकालना था, यानी कि I1 अपॉन I2 का रेशो निकालना है। हाँ भाई, Imax अपॉन Imin, बोलो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस रूट I1
अपॉन I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर इक्वल टू 7/3। ऐसे आ जाएगा ना, 7/3। बोर्ड पे देखो, रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। बोलो, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो I1 अपॉन I2 का रेशियो निकाल लेना आप, मल्टीप्लाई करके हैं 5:2। पक्का, बड़ी जल्दी निकाल दिया। 5:2 मैं करके देखूं यार, मेरे को लगता नहीं कि इतना आ रहा होगा, करके देखना पड़ेगा। रूट I1, क्योंकि ये सवाल मैंने ऐसे दे दिया अपनी तरफ से, कैलकुलेशन इसकी टफ हो सकती है। √3I2 इज इक्वल टू कितनी, करो तुम इसे। हेलो हाँ, एक बार मेरी बेटी से बात करा दो जरा। देखो बेटा, अभी तो उसमें इलेक्ट्रो स्टैटिक्स चल रही है, तो आपको लगता, मुझे लगता है कि ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन आप अटेंड करना क्लास, ठीक है। उसमें ये है कि बोर्ड की क्लास हमारी अलग होती है और नीट की क्लास हमारी अलग होती है। तो आप क्या करोगे, शाम को 6 से 6 to 7 बोर्ड की क्लास चलती है, तो आप उसमें स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे, आप बोर्ड का पढ़ोगे शाम को करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर कल मॉर्निंग में 1:30 बजे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। आवाज आ रही है क्या, समझे? तो आपको काफी समझ आने की संभावना है कि आप समझ। मैं तेरे को आजा बार बार लिखा हुआ DPC, लेकिन आज आपको 1:30 आवाज आ रही है क्या, ये देखना क्या बनाते हैं, कैसा आप हाँ भाई, कुछ आया नहीं। √7I1 माइनस √7I2। अब देखो I1 इधर आ जाएगा, √I1 कॉमन लेके √3 माइनस √7। थोड़ा सा कैलकुलेशन तूने गलती कर दी होगी। क्या नाम है तेरा? सागर। क्योंकि हाँ बिल्कुल, मैंने तो Imax अपॉन Imin का रेशियो सही लिखा है। ऐसे इसे ले जाऊंगा मैं इधर, इसे ले जाऊंगा इधर, तो I2 √3 प्लस √7, ठीक है भाई। और मैं इसे ले जाऊंगा इधर, ये हो जाएगा I1 कॉमन लेकर ये कितना होगा, √7 माइनस √3। क्लियर है? तो √I2 अपॉन √I1 कितना आएगा बेटा, √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? अच्छा, मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा। देखो I2 अपॉन I1 है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट कट जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड ऐसे। तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, इसका स्क्वायर करके 7 + 3 माइनस 2√21, 7 + 3 प्लस 2√21, 10 माइनस 2√21, 10 प्लस 2√21, 2 कॉमन लेके 5 माइनस √21 और 5 प्लस √21, ये आ जाएगा बेटा I2 अपॉन I1। और I1 अपॉन I2 यदि आपसे पूछे तो √5 प्लस √21 अपॉन 5 माइनस √21। क्लियर है क्या बात? ये है। यार ये कैसे आ गया?
मैं कह रहा हूं ना, एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन मैंने गंदा दे दिया आपको। वो शीट में 60% से आंसर अच्छा सा आता, सुंदर सा, लेकिन अगर जो ये भी दे रखा है तो ये भी बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि बेकार ही सवाल है। देख लो यहाँ पे। इसके बाद ये यहाँ तक, यहाँ से चेक कर तेजी से। कभी कभी नीट और जेईई मेंस में दोबारा करके देख लिया, वही आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे तो देख कैसे आ रहा है तेरा ऐसे। ये देखना जरा, स्क्वायर का तूने यहाँ रूट नहीं लगाया होगा, √7 लगाया सर? नहीं लगाया, चेक कर, लगाया। चेक कर। सर फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो √3 √7 तो सर रूट ये I1 वाले और I2 वाले एक साइड ले गया मैं। बिल्कुल सही है, देख I1 और I2 बाहर लिख रखे हैं। हाँ तो सही तो है। तो बोर्ड पे देखो, ये रहा I2 वाले एक तरफ आ जाएंगे और I1 वाले एक तरफ। तो देखो ये आएगा, देख चेक कर, इस स्टेप को चेक कर, I2 अलग I1 अलग। कर जल्दी से। आया भी नहीं आया? कर रहा हूँ। कर। करो करो तेजी से। अरे छोड़ो ना, बस कॉपी कर लेना बाद में यार। ठीक है, देखो ये तो हो गया I1 अपॉन I2। इसमें एम्पलीट्यूड भी पूछा था ना, एम्पलीट्यूड। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या, मैंने मेरी वजह से गलती से गंदा बन गया। गंदा क्या, शीट में 60% दे रखा था ना, तो उससे अच्छी कैलकुलेशन बनती, लेकिन 40% से गंदी कैलकुलेशन बन गई। लेकिन बन गई तो बन गई, आंसर तो यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। और ऐसे भी कभी कभी कैलकुलेशन नीट और जेईई मेंस में फंस जाती है, जिसमें रूट आते हैं इस टाइप से। ठीक है, दूसरा ये तो आ गया I1 अपॉन I2 का रेशो। अभी हमें A1 अपॉन A2 का रेशो भी निकालना था। तो ध्यान से देखो, जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, सही है। तो क्या मैं इसे A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर लिख सकता हूं भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो A1 अपॉन A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन √21 अपॉन 5 माइनस √21। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू √5 प्लस √21 अपॉन 5 माइनस √21। ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का रेशो। करो। सर वीडियो ब्लर हो गया दोबारा से। अब सिग्नल नहीं आ रहा ठीक है सर। है? सर आपके रेड से दिखा रहा जी? हाँ मेरे रेड सिग्नल है, बिल्कुल सही कह रहा है तू, सिग्नल रेड ही है। पता नहीं इसे कहां से दिख रहा सर? हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहा है।
एक्चुअली क्या है, हो सकता है क्लियर दिख रहा है मुझे। हाँ नहीं, उस वो बात सही है, लेकिन मेरे सिग्नल कम है, पता नहीं कैसे करें यार, उसे फोन करो। हाँ चलो एक काम करते हैं, आज के लिए तो इतना ही काफी है, कल को आगे डिस्कस करेंगे, है ना। सर इसका स्क्रीनशॉट भेज तो सर दिख नहीं रहा। हाँ नहीं, वीडियो में से देख लेना बाद में, है ना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, अभी फोन पे भेज देता हूँ, है ना।